हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग आने वाले रीट एग्ज़ाम के लिए जो हमारी मनोविज्ञान की 1500 प्रश्नों की पीडीएफ थी उसका पार्ट 3 हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। और इसके पहले हम लोगों ने इसके पार्ट 2 कंप्लीट किए थे, जिसमें से हम लोग एक पार्ट में 100 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो दो पार्ट मिलाकर 200 क्वेश्चन हमारे हो गए थे। और इस वीडियो में आज हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जो आने वाले एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये सारे क्वेश्चन वही क्वेश्चन हैं जो पिछले वर्षों में किसी न किसी टेट एग्जाम में पूछे गए या फिर अन्य शिक्षक भर्तियों में पूछे गए हैं। और अगर आपको पिछले वीडियो उसके देखना है तो उसकी जो है प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 201 नंबर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जैसे कि बताया कि 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे हम लोग इस पीडीएफ के। अब क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम होता है। तो मानव विकास परिणाम होता है वंशानुक्रम एवं वातावरण का। वंशानुक्रम और वातावरण का परिणाम होता है। उसके बाद क्वेश्चन हमारा है, निम्नांकित में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से प्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, बिल्कुल सही है। वे हमेशा सफल होते हैं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कि जो आंतरिक रूप से अप्रेरित बच्चे होते हैं, आंतरिक रूप से मोटिवेट बच्चे होते हैं, वो जरूरी नहीं होता कि हमेशा सफल हो, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं, बिल्कुल सही है। वे कठिन कार्यों में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, ये भी यहाँ पे सही है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार तो यहाँ पे निगेटिव पूछा गया, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। लेकिन ये ऑप्शन आपको याद रखना कि वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं, वे कार्य के समय आनंद का अनुभव करते हैं, वे कठिन कार्य में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। कौन से बालक? जो आंतरिक रूप से अप्रेरित बच्चे होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार होती है या फिर किस प्रकार प्रकट होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिकूल पारिवारिक संबंध। मतलब क्या उनकी जो है बच्चों की जो है अपने माता पिता से बनती नहीं है और उनका जो है विचारों को विरोध करते हैं इस अवस्था में बच्चे। व्यवसाय की समस्या इस अवस्था में होने लगती है। नए परिस्थितियों के साथ समायोजन करना पड़ता है बच्चे का। तो ये सभी समस्याएं होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। उसके बाद एक ऑप्शन जो है यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं, इसका कमेंट करके सभी लोग आंसर बताएंगे। किशोरावस्था को किसने संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था कहा था। ये आप लोग सब लोग कमेंट करके बताना इस क्वेश्चन का आंसर कि किशोरावस्था को किसने संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था कहा था और वह मनोवैज्ञानिक किस देश के मनोवैज्ञानिक थे, ये आपको बताना कमेंट करके। अब अगला क्वेश्चन है, बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, कैसे होते हैं? सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार के धनी होते हैं। तो यहाँ पे यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपरस्टार या फिर अतिमानव वह होता है जिसे ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है। ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द साहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग द्वारा किस वर्ष में किया गया था। तो 1910 में किया गया था। अब उससे ज़्यादा क्वेश्चन यह यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि साहचर्य परीक्षण विधि का जो है प्रतिपादन किसने किया या फिर प्रयोग किसने किया था। तो किसने किया था? जुंग ने किया था। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। मतलब यहाँ पे पूछा गया है कि उत्तर बाल्यावस्था की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं होती है। तो पुरुषोचित या फिर स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, यह जो है विशेषता नहीं होती है उत्तर बाल्यावस्था की। अब बात की जाए, अब आपको याद ये रखना है यहाँ पे कि उत्तर बाल्यावस्था की कौन कौन सी विशेषताएँ होती हैं। तो सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएँ सीखना, व्यक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो ये सारी विशेषताएं होती हैं उत्तर बाल्यावस्था की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम में प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो थॉर्नडाइक ने। किसने किया था? थॉर्नडाइक ने। और अपना प्रयोग किस पर किया था? तो बिल्ली पर प्रयोग किया था। किस पर? बिल्ली पर प्रयोग किया था। और इन्हीं के सिद्धांत को प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत कहा जाता है। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत इन्हीं के सिद्धांत को कहते हैं। और इन्हीं के सिद्धांत का नाम अन्य नाम जैसे कि है एसआर थ्योरी। एसआर थ्योरी के नाम से जानते हैं इन्हीं के सिद्धांत को। उसके बाद संयोजनवाद के सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? संयोजनवाद का सिद्धांत। संयोजनवाद का सिद्धांत। उसके बाद जो है शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसको कहा जाता है?
थांडाई को कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसको कहते हैं? थांडाई को कहते हैं। और इन्हीं सिद्धांत को सार थ्योरी के नाम से जानते हैं, संयोजनवाद के नाम से जानते हैं, संबंधवाद के नाम से जानते हैं इन्हीं सिद्धांत को। तो सारे पॉइंट आपको नोट करने होंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? तो गेस्टाल्टवाद। कौन सा बात? गेस्टाल्टवाद अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की जो है व्याख्या करता है। और इसके प्रतिपादन करता कौन थे? वर्दिमर थे। कौन थे? वर्दिमर थे। ये आपको याद रखना है। शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है? शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ होता है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। किसका मूल्यांकन? ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है? वैयक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ होता है? कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। तो यही ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग करके किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कुत्ते पर। किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। शिक्षा का समान अवसर का अर्थ क्या होता है? तो शिक्षा का समान अवसर का अर्थ होता है, शिक्षा का समान अवसर से तात्पर्य होता है एक बच्चे को ऐसी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जिसके भावी व्यवसायिक जीवन के लिए सबसे उपयुक्त हो। तो ये ऑप्शन आपको याद रखना है। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत किस पर बल देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। प्रतिभाशाली विद्यार्थी है। कैसा होता है प्रतिभाशाली विद्यार्थी? अपसारी चिंतक। अपसारी चिंतक। विद्यालयों को किसके लिए वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने में अयोग्य हैं या फिर सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं, इसी वजह से जो है वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के मापन में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी की शिक्षक का ध्यान आकर्षित करने की योग्यता। विद्यार्थी की शिक्षक का जो है ध्यान आकर्षित करने की योग्यता जो है, इसको बुद्धि मापन के प्रयोग में नहीं किया जा सकता। अब आपको याद ये रखना है कि बुद्धि के मापन में क्या क्या जो है प्रयोग किया जा सकता है। प्रश्न का उत्तर देने में लगने वाला समय, विद्यार्थी की अनुकूलन क्षमता और पियाजे के जो है संबंधित कार्य। तो इन सभी से जो है बुद्धि के मापन में जो है इनका सबका यूज किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? तो मानक जो है यहाँ पे मूल्यांकन का प्रकार नहीं, जबकि निर्माणात्मक, योगात्मक और CCE ये सभी क्या हैं? ये सभी मूल्यांकन के प्रकार हैं। CCE से क्या तात्पर्य? सतत एवं समग्र मूल्यांकन जो होता है उसे CC कहते हैं। शैशव काल की अवधि होती है जन्म से 2 वर्ष तक। जन्म से 2 वर्ष तक। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में कौन सी बुद्धि उच्च स्तरीय थी? स्थानिक, शारीरिक, गतिबोधक, संगीतमय या फिर भाषाई। तो इसका आंसर हो जाएगा संगीतमय बुद्धि। कौन सी बुद्धि? संगीतमय बुद्धि। अब इन सभी बुद्धियों के बारे में बताया था, किसने बताया था? हार्वर्ड गार्डनर ने। किसने? हार्वर्ड गार्डनर ने। मुख्य रूप से कितने प्रकार की बुद्धि बताई थी? 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। ये भी आपको याद रखना है। जैसे कि बताया कि जो भाषाई बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं वो कवि जैसे कि हो गए, कवि, लेखक वगैरह बनते हैं। जैसे कि शारीरिक गतिबोधक बुद्धि जिनमें होती वो एथलीट वगैरह बनते हैं, एथलीट वगैरह बनते हैं। ये सब किसने बताया था? हार्वर्ड गार्डनर ने बताया था। उसके बाद क्वेश्चन है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने के मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? यह कथन क्रो एंड क्रो का। इन्होंने क्या कहा कि सृजनात्मकता जो है मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने के लिए जो है मानसिक प्रक्रिया है। विकास का क्या अर्थ होता है? तो विकास का अर्थ होता है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला। अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला। मनोविज्ञान की बहिर्दर्शन विधि के प्रतिपादक कौन है? JB वाटसन। कौन है? JB वाटसन। शिक्षा मनोविज्ञान ने स्पष्ट व निश्चित स्वरूप कब धारण किया था? 1920 में। 1920 में। कौल सैनिक
शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ किससे मानते हैं? तो अरस्तु से। किससे? अरस्तु से। सीखना किससे प्रभावित होता है? तो प्रेरणा से। किससे? प्रेरणा से। अगला क्वेश्चन है, साइकोलॉजी शब्द जिन दो शब्दों से मिलकर बना है, कौन कौन से शब्दों से? साइकी और लोगोस। साइकी का मतलब होता है आत्मा, साइकी का मतलब क्या होता है? आत्मा। लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना। क्या होता है? अध्ययन करना। तो इस प्रकार जो साइकोलॉजी शब्द है इसका मतलब हो जाता है आत्मा का अध्ययन करना। अगला प्रश्न है, खेल को ऐच्छिक तथा आत्म प्रेरित किस मनोवैज्ञानिक ने बताया? खेल को ऐच्छिक तथा आत्म प्रेरित क्रिया किस मनोवैज्ञानिक ने बताया था? स्टर्न ने। किसने? स्टर्न ने। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से समाज मिति विधि के प्रणेता कौन है? जे.एल. मोरेनो। जे.एल. मोरेनो। बालकों में खेलों से विकसित होने वाली शक्तियां हैं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी शक्तियां। मारिया मॉन्टेसरी पद्धति में शिक्षा किस माध्यम से दी जाती है? गीतों द्वारा भी दी जाती है, खेलों द्वारा और उपहारों द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी के द्वारा। निम्नलिखित में से अधिगम का सिद्धांत नहीं है? संबंधवाद का सिद्धांत, डापलर का सूझ सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत। तो यहाँ पे डापलर का सूझ सिद्धांत जो है अधिगम का सिद्धांत नहीं। अब याद रखना है क्या आपको कि अधिगम के सिद्धांत कौन कौन से हैं? अधिगम के सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो संबंधवाद का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत और पुनर्बलन का सिद्धांत। ये सभी याद रखना। जैसे संबंधवाद सिद्धांत दिया गया थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। उसके बाद बात कीजिए अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पावलोव के द्वारा दिया गया। उसके बाद बात किया जाए पुनर्बलन का सिद्धांत जो है, पुनर्बलन का सिद्धांत दिया गया था हल के द्वारा। किसके द्वारा? हल के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे है, वह प्रथम अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जिसने पशुओं पर सर्वप्रथम प्रयोग किया वो कौन थे? थॉर्नडाइक। कौन थे? थॉर्नडाइक। निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक का मनोविज्ञान बंध मनोविज्ञान या फिर संयोजनवाद कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक का। किसका? थॉर्नडाइक का। अगला क्वेश्चन है, गेस्टाल्ट के सिद्धांत का शिक्षा में अनुप्रयोग क्या है? तो स्थिति का स्पष्ट संगठन, अधिगम स्तर के अनुकमल या फिर अनुरूप परिस्थितियों का निर्माण, स्वक्रिया द्वारा खोज हेतु प्रोत्साहन। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। सक्रिय अनुबंध का निम्नलिखित में से शिक्षा में कौन सा अनुप्रयोग नहीं है? तो व्यवहार को अपेक्षित रूप देना। यह क्या? यह अनुप्रयोग नहीं, जबकि व्यवहार को अपेक्षित रूप देना मनस्तापी बालकों के प्रशिक्षण में, तो इन सब में क्या इसका यूज किया जाता है? एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण है लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण, विषय वस्तु पर अधिकार, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान। तो ये सभी गुण होने चाहिए एक अध्यापक में। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। अब अगला प्रश्न यहाँ पे है, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह कथन किसका है? रॉस का। किसका? रॉस का है। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी उच्च होंगे। क्या उच्च होंगे? सृजनशीलता उच्च होंगे। यह जरूरी नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले जो बच्चे हैं उनमें जो है सृजनशीलता भी उच्च हो। अहम निर्देशित होता है वास्तविकता सिद्धांत द्वारा। अहम कैसे निर्देशित होता है? वास्तविकता सिद्धांत द्वारा। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रत्यय में परिवर्तन लाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्गांतरीकरण द्वारा। किसके द्वारा? मार्गांतरीकरण द्वारा। खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। पूर्व बाल्यावस्था को। निम्नलिखित में से कौन से एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम या फिर उचित वर्णन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश बनाने के लिए दिए गए कथनों में से कौन कथन सत्य नहीं है? शिक्षकों के अनुसार कार्य करना ये यहाँ पे सत्य नहीं है, जबकि बच्चे की जो है स्वीकृति होनी चाहिए। इसमें से शिक्षक का सकारात्मक रुख होना चाहिए, बच्चे के प्रयासों का जो है अनुमोदन किया जाना चाहिए। तो ये यहाँ पे सही दिए गए हैं तीनों ऑप्शन। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन गलत दिया गया है, तो यही आंसर इसका सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, छात्र स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं।
तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे नवीनता का पता लगाने के लिए। नवीनता का पता लगाने के लिए निम्न में से को छोड़कर सभी बुद्धिमत्ता परीक्षण के उदाहरण है। तो बैल स्केल्स को छोड़कर यहाँ पर स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, वेफलर बिने और रोसार्क परीक्षण, ये सभी क्या है? बुद्धिमत्ता परीक्षण के उदाहरण है। बच्चों की गलतियों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे तो इसका आंसर हो जाएगा कि बच्चों की जो गलतियाँ होती हैं सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं। बच्चों की गलतियाँ क्या होती है? सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं। और गलतियों के माध्यम से एक शिक्षक जो होता है बच्चे के जो क्या विचार है, क्या उसकी सोच है, इन सबको पता कर पाता है। अधिगम की प्रक्रिया में प्रेरणा युवा शिक्षार्थियों के बीच सीखने की जिज्ञासा बनाती है। युवा शिक्षार्थियों के बीच सीखने की जिज्ञासा बनाती है। मानव व्यक्तित्व निम्न में से किसका परिणाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच संबंध का। आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच संबंध का। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, अब प्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा हो, सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। तो यहाँ पे इससे तात्पर्य कि जब तक कोई बच्चा जो है आंतरिक रूप से मोटिवेट नहीं है, आंतरिक रूप से स्वाभाविक रूप से सीखने में तत्पर नहीं, तब तक उसे कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता। अधिगम के लिए प्रथम शर्त क्या होती है कि सीखने वाले की प्रेरणा, मतलब वही कि सीखने वाला जब तक उत्सुक नहीं है तब तक किसी को कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता। तो अधिगम के लिए सबसे जरूरी क्या है कि जो है बच्चे को जो है मोटिवेट होना चाहिए, आंतरिक रूप से सीखने की उसमें जो है उत्सुकता होनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन है, अधिगम के लिए द्वितीय शर्त क्या है? अधिगम के लिए द्वितीय शर्त क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीखने वालों की बहुअनुक्रियाएं। सीखने वाले की जो है बहुअनुक्रियाएं। अधिगम के लिए तृतीय शर्त क्या होती है? सीखने वाले को पुनर्बलन। सीखने वाले को पुनर्बलन, मतलब किस प्रकार का पुनर्बलन दिया जा रहा है? निगेटिव दिया जा रहा है, पॉजिटिव दिया जा रहा है। जैसे किसी बच्चे को जो है कार्य करने के बाद प्रशंसा की जा रही तो बच्चा क्या करेगा? उस कार्य को फिर से रिपीट करेगा। अगर फिर डांट दिया जाएगा तो वो कार्य करना बंद कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम के लिए चतुर्थ शर्त क्या होती है? तो सीखने वाले का अभ्यास। जैसे कोई चीज़ सीख ली किसी ने, उसकी अगर प्रैक्टिस नहीं करेगा तो क्या है? फिर से उस चीज़ को भूल जाएगा। अधिगम अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है जो अभ्यास अथवा अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। यह कथन किसका है? मॉर्गन का। किसका? मॉर्गन का। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है। यह कथन है गेट्स का। किसका? गेट्स का। अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी थी? क्रो एंड क्रो ने। किसने? क्रो एंड क्रो ने। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। यह कथन दिया गया था गिलफोर्ड के द्वारा। पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है। यह कथन किसका? कॉल्विन का। किसका? कॉल्विन का। अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। यह परिभाषा दी गई थी पील के द्वारा। किसके द्वारा? पील के द्वारा। इन्होंने कहा था कि अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। किसने कहा? यह पील ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत सुव्यवस्थित व्यवहार के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? तो सीएल हल्का। किसका? सीएल हल्का। चेतन, अर्धचेतन, अचेतन किसके अंग हैं? चेतना के। किसके? चेतना के। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो खेलने की अवस्था जो है पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं होती, जबकि दल में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था और प्रश्न करने की अवस्था, ये सारी विशेषताएं होती हैं पूर्व बाल्यावस्था की। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था हिप्पोक्रेट्स ने। हिप्पोक्रेट्स ने सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कोहलर ने। यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है तथा 6 और डी के मध्य अंतर नहीं कर पाता है तो किसमें अक्षम है? वह सीखने में अक्षम है। किसमें? सीखने में। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उसको क्या कहा जाता है? सीखना कहा जाता है। घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है किशोरावस्था में। किसमें? किशोरावस्था में। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक संज्ञानात्मक गतिविधि। कैसी गतिविधि है? संज्ञानात्मक गतिविधि है। इनमें से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच
अन्योन क्रिया की वजह से घटित होता है। कैसे घटित होता है? विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन क्रिया की वजह से घटित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे कि पराघटक और बुद्धि द्वारा लाए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे कि सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है, वह कौन सा सिद्धांत है? तो स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रिमंत्र सिद्धांत। कौन सा? या फिर त्रितंत्र सिद्धांत। स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत किसको किसको शामिल करता है? मानसिक प्रक्रियाओं में जैसे कि पराघटक, बुद्धि द्वारा लाए जा सकने वाले सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता है। स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले आवश्यकता, फिर प्रबल प्रेरणा, फिर उत्तेजना, फिर लक्ष्योन्मुखी व्यवहार होगा, फिर उपलब्धि, फिर उत्तेजना में कमी आएगी। फिर से एक बार एक क्रम याद रखना है आपको कि अभिप्रेरणा चक्र जो इसका सही क्रम क्या होगा कि सबसे पहले क्या होगी? आवश्यकता होगी किसी चीज़ की, फिर प्रबल प्रेरणा, फिर उत्तेजना, फिर लक्ष्योन्मुखी व्यवहार, फिर उपलब्धि, फिर उत्तेजना में कमी। उसके बाद क्वेश्चन है, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का नाश, यह संबंधित है डिसलेक्सिया। किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया संबंधित है। निम्न में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? तो सार्वजनिक पुस्तकालय। जबकि परिवार, स्वास्थ्य क्लब और इको क्लब ये क्या है? सामाजिकरण की जो है सक्रिय एजेंसी है। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक विकास के लिए। पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक मूल्यांकन के लिए उचित उपकरण नहीं है? तो प्रदत्त कार्य या फिर असाइनमेंट जो होता है रचनात्मक मूल्यांकन के लिए उचित नहीं होता, जबकि मौखिक प्रश्न, टर्म टेस्ट और क्विज एवं खेल जो होते हैं ये सभी रचनात्मक मूल्यांकन के लिए उचित हैं। जब एक बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य यह है कि पूरी व्यवस्था फेल हुई। क्या माना जाता है? कि पूरी व्यवस्था फेल हुई है। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत सुव्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत कहलाता है? तो सीएल हल्का। किसका? सीएल हल्का। अध्यापक को चाहिए कि सीखने की प्रारंभिक अवस्था में वह बच्चों की अधिक से अधिक सहायता करे एवं अधिक पुनर्बलन प्रदान करे तथा सीखने की अंतिम अवस्था में न्यूनतम सहायता करे। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? तो सीएल हल के सिद्धांत पर। विलियम वुंट तथा टिचनर किस विचारधारा के प्रवर्तक थे? तो संरचनावादी विचारधारा के। किसके? संरचनावादी विचारधारा के। समस्यात्मक बालकों की प्रवृत्ति कैसी होती है? समाज विरोधी प्रवृत्ति होती है, झगड़ालू प्रवृत्ति होती है और अपराधी प्रवृत्ति होती है। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किस देश में स्थापित हुई थी? जर्मनी में। कब हुई थी? 1879 में। किसके द्वारा? तो विलियम वुंट के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम वुंट के द्वारा। व्यवहारवाद की मुख्य विशेषता है मापन। क्या है? मापन। फ्रायड ने मन की तुलना किससे की थी? तो समुद्र में तैरते हुए हिमखंड से की थी। शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला होनी चाहिए शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार। समाज मिति विधि में अध्ययन किया जाता है एक समूह की बनावट का अध्ययन। किसका? एक समूह की बनावट का अध्ययन। आधुनिक शिक्षा का संबंध व्यक्ति तथा समाज दोनों के कल्याण से है। यह कथन दिया गया था फ्रेंडसन के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रेंडसन के द्वारा। किशोरावस्था की विशेषताओं को सही ढंग से स्पष्ट करने वाला शब्द है परिवर्तन। कौन सा शब्द? परिवर्तन। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास रहता है, यह कथन है अरस्तु का। शिक्षण का कार्य शिक्षार्थी के ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों के स्तरों का विकास करना है, यह कथन है ब्लूम के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? ब्लूम के द्वारा। ज्ञानात्मक शिक्षण प्रतिपादन करता है एन.एल. गेज। कौन है? ज्ञानात्मक शिक्षण प्रतिपादन करता है एन.एल. गेज। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। कैसी पद्धति अपनाकर? बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर।
पुनर्बलन का सिद्धांत या फिर विधिक सिद्धांत इसी को कहा जाता है। किससे संबंधित है? सीएल हल से। किससे? सीएल हल से। अंतर्दर्शन विधि दूसरी विधियों से अपेक्षाकृत कैसी है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि जो अंतर्दर्शन विधि है तो दूसरी विधियों के माध्यम से क्या दूसरी विधियों की अपेक्षा पुरानी विधि है। और जो अंतर्दर्शन विधि है, अंतर्दर्शन विधि, इसके प्रतिपादनकर्ता कौन माने जाते हैं? तो विलियम वुंट को माना जाता है। किसको? विलियम वुंट को। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया, इसका जो सुमेलित मिलान करना है कि जो है कौन किसके द्वारा दिया गया। तो जैसे कि टीएटी जो दिया गया था मूरे के द्वारा, 16 पीएफ परीक्षण किसके द्वारा दिया गया? तो दिया गया कैटल के द्वारा। ईपीएफ दिया गया था आइजिंग के द्वारा। और ईपीपीएस दिया गया एडवर्ड के द्वारा। किसके द्वारा? एडवर्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को कैसे बताया था? तो चेतना का विज्ञान बताया था। पिल्सबरी ने मनोविज्ञान को क्या बताया था? तो मानव व्यवहार का विज्ञान बताया था। उसके बाद क्वेश्चन है, विलियम वुंट किस प्रकार के मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं? तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के। पावलाव ने मनोविज्ञान के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? चिरसम्मत अनुकूलन सिद्धांत का। कौन सा सिद्धांत? चिरसम्मत अनुकूलन सिद्धांत का।